हेलो मित्रों, आज हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ेंगे और वो वीडियो होगा जापान की मेजी क्रांति। इस पर मेरा एक वीडियो है, लेकिन मेजी क्रांति के कारण क्या थे आपने इससे पूर्व के वीडियो में मेरे पढ़ा है कि मेजी क्रांति के बाद जापान में क्या चेंजेज आए, मेजी पुनर्स्थापना के बाद होने वाले परिवर्तन क्या थे। आज हम उन कारणों को एनालाइज करेंगे, किन कारणों की वजह से मेजी क्रांति हुई और मेजी क्रांति वास्तव में है क्या। ऐसे अनोखे तथ्य आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो मेरा दावा है कि यूट्यूब के किसी भी वीडियो में ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और जापान के इस दौर के इतिहास से बखूबी परिचित हो जाएं। जैसे मेजी क्रांति किसको कहते हैं, मेजी का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इन सारे प्रश्नों को हम सिलसिलेवार ढंग से आपके साथ चर्चा करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम जापान की भौगोलिक स्थिति को देख लें। जापान की भौगोलिक स्थिति को मैप पे देखें। एशिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर प्रशांत महासागर में 4 बड़े द्वीप आप देख रहे हैं। सबसे उत्तर में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। 2 बड़े द्वीप और भी थे, सखालिन द्वीप रूस के साथ मिलता हुआ और फार्मोसा द्वीप। तो सखालिन और फार्मोसा के साथ कुल मिलाकर के 6 ऐसे बड़े द्वीप हैं जो जापान के अंतर्गत आते थे। शेष छोटे छोटे द्वीपों की एक बड़ी श्रृंखला प्रशांत महासागर में फैली हुई है, जो एक वृत्ताकार रूप में फैली हुई है और जिसका विस्तार लगभग 1000 मील क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये तो था जापान का भौगोलिक विन्यास। अब जापान का जो प्रशासनिक ढांचा था उसको थोड़ा समझ लीजिए, तब हम मेजी क्रांति को डिस्कस करते हैं। जापान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी, राजा वहां सर्वोच्च होता था और राजा को सूर्य देवी का वंशज मानते थे। जापानीज भाषा में सूर्य को कहते हैं ओमिकमी। सूर्य को ओमिकमी, और सूर्य का जो प्रपौत्र है उसका नाम था जिमुतेनो। यह जापान का प्रथम सम्राट बना। तो जापान का प्रथम सम्राट, जो वहां की लोक कथाएं हैं उनमें जो उल्लेख है उसके अनुसार पहला सम्राट था जिमुतेनो, जो सूर्य या ओमिकमी का प्रपौत्र था। तो इनकी जो डिवाइन किंगशिप की थ्योरी थी इस प्रकार सूर्य के साथ जुड़ती थी। सूर्य का वंशज होने के नाते जापान के लोगों में सम्राट के प्रति बड़ी अगाध आस्था होती थी। सम्राट की प्रतिष्ठा बहुत सर्वोच्च होती थी, आज भी है। वहाँ सम्राट के प्रति लोगों में जो निष्ठा है, लोगों में जो आस्था है, वो अभूतपूर्व है। राजा को दैवीय स्वरूप दे दिया गया था। राजा के बाद जो दूसरा स्थान था वो था शोगुन का। शोगुन कहते थे जो सेना का अध्यक्ष, जो सेना का अध्यक्ष होता था उसको शोगुन कहते थे। शोगुन का शाब्दिक अर्थ है बर्बर लोगों का दमन करने वाला। ऐसे लोग जो बर्बर हैं, बर्बर लोगों का दमन करने वाला, उसको शोगुन कहते थे। वास्तविक सत्ता प्रारंभ में शोगुन के पास नहीं होती थी, सम्राट के पास होती थी, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद सत्ता का केंद्र शोगुन बन गया। शोगुन राजा का प्रतिनिधि था, लेकिन सत्ता इसके हाथ में आ गई। राजा केवल कठपुतली बन गए और धीरे धीरे
सारी शक्ति का केंद्र शोगुन बन गया। तो इस तरह जापान में सत्ता के दो केंद्र बन गए, एक राजा और दूसरा शोगुन। वास्तविक सत्ता शोगुन के हाथों में थी। ओके, इसके नीचे तीसरा जो शक्ति का केंद्र था वो थे समुराई, जिनको योद्धा कहते थे। युद्ध करना इनका काम होता था। तो जापान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सम्राट, शोगुन और समुराई, ये तीन मिलकर के संचालित करते थे। समुराई ऐसा वर्ग था जो युद्धात करता था, योद्धा वर्ग था। प्रशासनिक शक्ति शोगुन के पास थी, सारे निर्णय वो लेता था। और प्रशासनिक अधिकारियों, जिनको कुगी कहते थे, उनकी सहायता से प्रशासन का संचालन करता था। जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, कुगी, प्रशासनिक अधिकारियों को कुगी कहा जाता था। जापान में जो सम्राट होता था वो क्योतो में रहता था। राजधानी जहां सम्राट रहता था वो थी क्योतो। और सम्राट को मिकादो कहते थे। जो सम्राट होता था इसको जापानी भाषा में मिकादो। कई पुस्तक मिलती हैं जिनमें कहा जाता है कि जापान के सम्राट को ही मेजी कहते थे। ऐसा नहीं है। जब आप अध्ययन करेंगे, और अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे, जापान के सम्राट को मिकादो कहा जाता था। ओके। और शोगुन चूंकि प्रशासनिक अध्यक्ष होता था, मुख्य रूप से प्रशासन का संचालन करता था, सेना का अध्यक्ष होता था। एक प्रकार से सैन्य प्रणाली 12वीं शताब्दी के बाद जापान में लागू हो गई। तो इस व्यवस्था को, सैनिक शासन जैसा संचालन होता था, तो उसको कहते थे वाकुफु। वाकुफु जो सैन्य व्यवस्था थी कि सेना का अधिकारी प्रशासन का संचालन करे, जो शोगुन होता था, इस व्यवस्था को कहते थे वाकुफु। और इन लोगों ने एक अपनी संहिता बना रखी थी प्रशासन को संचालित करने की, जिसको आप संविधान कह सकते हैं। उसको कहते थे बुशिदो। बुशिदो ये संहिता थी। सम्राट क्योतो में रहता था, लेकिन शोगुन लोग एदो में रहते थे। प्रशासन का संचालन वास्तव में एदो से होता था। एदो, यहां से प्रशासन का संचालन होता था, और यही जाकर के बाद में टोक्यो के रूप में जाना गया। तो राजा क्योतो में रहता था, प्रशासन को संचालित करने वाले शोगुन एदो में रहते थे, और इस पूरी व्यवस्था को वाकुफु के नाम से जानते थे। और जिस संविधान के द्वारा शासन संचालित होता था उसे बुशिदो कहते थे। ओके। राजा को जापानी भाषा में क्या कहते थे? मिकादो। अगर हम जापान की इस व्यवस्था को देखें तो लगता है कि जैसे यूरोप की जो सामंतशाही व्यवस्था थी उससे बहुत कुछ मिलती है। तो यूरोप की सामंतशाही व्यवस्था के लक्षण जापान की इस व्यवस्था में दिखाई पड़ते हैं। जापान का सम्राट चूंकि पवित्र आत्मा समझा जाता था, उसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी गई थी, तो इसलिए उसको विरक्त मानते थे। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का मोह न हो, वो ऐसा दैवीय शक्ति प्राप्त होता था। तो इसलिए राजा के प्रति लोगों में बहुत सम्मान था। सत्ता का नियंत्रण शोगुन के हाथ में चला गया। शोगुन उसके प्रतिनिधि जरूर थे, लेकिन वास्तव में वो अब पूरी तरह से सत्ता पर केंद्रित हो चुके थे, और सत्ता का समस्त निर्णय शोगुन के द्वारा लिया जा रहा था। 12वीं शताब्दी के बाद ये परिवर्तन आ गया। 12वीं शताब्दी से लेकर के मेजी क्रांति होने तक जापान पर 3 ऐसे शोगुन वंशों ने शासन किया। अब देखिए कौन कौन से शासक वंश थे जो शोगुन होते हुए भी शासक के रूप में रहे। वो देखिए, पहला शासक वंश जिसने सत्ता हथियाई 12वीं शताब्दी में,
1192 से लेकर के 1199 तक योरितोमा, उसके बाद 1199 से लेकर के 1603 असाकागी, तोजी असाकागी वंश, और 1603 से लेकर के 1867 तोकुगावा वंश। तो ये 3 वंश थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी मेजी क्रांति होने तक शोगुन के रूप में सत्ता को संभाला। ओके, तोकुगावा वंश, इसने 265 ईयर 265 वर्ष तक शोगुन के पद पर अपना कब्जा जमाए रखा। इस वंश के ही व्यक्ति शोगुन होते रहे और जिस समय मेजी पुनर्स्थापना हुई उस समय इसी वंश का शोगुन था जिसका नाम था केईकी, अंतिम शोगुन। ये तोकुगावा वंश का था और ये अपने पद पर आसीन कब हुआ था, कब इसको गद्दी मिली शोगुन के पद पर? ही वॉज इलेक्टेड इन 1866 CE। केईकी 1866 में ये शोगुन के पद को इसने प्राप्त किया, लेकिन ये अक्षम शासक था और इसने नवंबर 1867 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नवंबर 1867 में। और इस प्रकार ये अंतिम शोगुन जो तोकुगावा वंश का था ये समाप्त हो गया और सत्ता का परिवर्तन हो गया। इसी को कहते हैं मेजी पुनर्स्थापना। मेजी सरकार सत्ता में आ गई, शोगुन और उसका जो मंत्रिमंडल था वो समाप्त हो गया। तो केईकी अंतिम शोगुन था जो 1867 में उसने त्यागपत्र दे करके सत्ता से मुक्ति पाली। और 1867 में जब केईकी शोगुन ने त्यागपत्र दे दिया तो इसके बाद जापान में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ और इसी को मेजी पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। जिस समय केईकी शोगुन था उस समय जो सम्राट था उसका नाम था कोगेई। सम्राट था कोगेई। ओके, कोगेई सम्राट था। कोगेई का भी 1867 में निधन हो गया। 1867 के प्रारंभ में ही इसका निधन हो गया। अंतिम सम्राट कोगेई जिनका कि 1867 के प्रारंभ में ही निधन हो गया, उसके बाद जापान के सम्राट का जो पद था वो एक बहुत अल्पवयस्क बच्चे को दिया गया जो कि मात्र 14 वर्ष का था और उसका नाम था मुत्सुहितो। मुत्सुहितो ये 1867 में जापान का सम्राट बना। 14 वर्ष का बिल्कुल अवयस्क शासक था। ऐसी स्थिति में इसको अपने प्रशासनिक अधिकारियों कुगीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और ऐसी स्थिति में इसके जो निर्णय थे बहुत कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रभावित हुए। यद्यपि सलाहकारों से प्रभावित जरूर था लेकिन स्वयं बहुत ही अध्यवसायी, बहुत स्टूडियस नेचर का था, प्रगतिवादी था, आधुनिक विचारों का समर्थक था, व्यवहार कुशल था और इन गुणों का प्रभाव वहां के प्रशासन में दिखाई पड़ा। इसीलिए जब ये गद्दी पर बैठा तो जापान के शासन को प्रबुद्ध शासन या विकासोन्मुखी शांति का समय कहा जाता है। प्रबुद्ध शासन या विकासोन्मुखी शांति का काल उसको कहते हैं।
वास्तव में जो मेजी है, शब्द मेजी इसका अर्थ ही है प्रबुद्ध शासन या विकासोन्मुखी शांति। मुत्सुहितो जब शासक बना तो उसके बाद उसने जापान में जो एक आधुनिकता का संचार किया, जो उसने बहुत व्यवहार कुशलता के साथ जापान को आर्थिक प्रगति, शैक्षिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति का जो रास्ता दिखाया, उस प्रशासनिक व्यवस्था को मेजी कहते हैं। इसीलिए 25 जनवरी 1868 से लेकर के 30 जुलाई 1912 जब तक वो जिंदा रहा, इस समय के शासन काल को मेजी सरकार कहा जाता है। 25 जनवरी 1868 से लेकर के उसकी मृत्यु हुई 30 जुलाई 1912। इस पूरे कालखंड को मेजी सरकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जब जापान में आधुनिकता का संचार हुआ। जापान बहुत तेजी से विभिन्न मोर्चों पर उसने नवीन परिवर्तन किए और उन नवीन परिवर्तनों और प्रबुद्ध शासन की वजह से इसको मेजी सरकार के नाम से जाना गया। ओके, तो इस भूल में मत रहिएगा कि जापान के सम्राट को मेजी कहते थे। मेजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। जापान के सम्राट को क्या कहते थे? मिकादो, हमने पहले बताया। ओके, बहुत सी किताबों में उस सम्राट को ही मेजी कहा गया है, जबकि उसका वास्तविक नाम मुत्सुहितो था। क्लियर? आइए और तथ्यों पर अब चलते हैं कि मेजी क्रांति हुई क्यों, कारण क्या थे, जो अपना दूसरा कंपोनेंट है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जापान की भौगोलिक स्थिति, जापान में जो सत्ता का केंद्र था, कैसे कैसे चेंज हुआ, किन वंशों ने शोगुन के पद को प्राप्त किया, और मेजी किसको कहते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं कि मेजी क्रांति के कारण क्या थे। जापान में 1868 के बाद मेजी क्रांति हुई क्यों, आइए इसको देखते हैं।